हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह आज आपके लिए लेके आया हूँ माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का एक कोशिकांग हमारा जो एक कोशिका के अंदर पाया जाता है, जिसको कोशिका के अंदर पाने जाने वाली विभिन्न रचनाओं को कोशिकांग कहते हैं। तो वो एक कोशिकांग हम लेके आए हैं जिसको आप श्वसन स्थल भी कह सकते हो, रेस्पिरेटरी साइट्स भी कह सकते हो। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके बारे में आज का हमारा टॉपिक होगा, तो इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल से जानेंगे। जैसा आप देख पा रहे हो माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया का जो मतलब होता है, इस माइटो यानी माइटोस का मतलब होता है थ्रेड यानी धागा। धागा या कोई आप सूत्र कह सकते हो, सलाका कह सकते हो, धागा या सूत्र। और इस कॉन्ड्रिया का मतलब होता है ग्रेन्यूल्स यानी कण। तो ये इन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, माइटोस एंड कॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका मतलब हो गया धागा, थ्रेड, और इसका हो गया ग्रेन्यूल्स यानी कण। तो हिंदी में इसका अर्थ क्या निकलता है? हिंदी में आप इसको क्या कह सकते हो? तो हिंदी में इसको कहते हैं सूत्र कणिका। सूत्र कणिका। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहा जाता है? सूत्र कणिका कहा जाता है। सूत्र कणिका या सूत्र यानी थ्रेड यानी धागा या सूत्र, और ग्रेन्यूल्स यानी कण। तो हिंदी में इसको कहा जाता है सूत्र कणिका। अब बात करें आकार की, तो इसका आकार कैसा होता है? गोलाकार या एक सूत्र यानी धागे के समान, सूत्र के समान, धागे के समान, या सलाखा यानी छड़नुमा। बहुत ही माइनर छोटी सी रचना होती है जिसकी लंबाई ज़्यादा नहीं होती है। इसकी लंबाई लगभग 7 से 8 माइक्रोन ही होती है। तो एक धागेनुमा रचना होती है, छोटी सी गोलाकार, जिसको आप सूत्रकणिका कहते हो, या गोलाकार सलाकानुमी या सूत्रनुमी इसकी रचना होती है। तो इसका आकार नॉर्मली आपको ऐसा मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, जैसे मान लो कोशिका है, तो कोशिका के अंदर कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया आपको मिलेंगे। तो बात करें यहाँ इसकी संख्या कितनी हो सकती है एक सेल्स के अंदर, तो संख्या हो सकती है 50 से लेकर 50,000 तक। तो एक कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया 50 से लेकर 50,000 तक मिल सकते हैं। ये डिपेंड करता है उस कोशिका के कार्य पर और उस सेल्स को ऊर्जा के आधार पर, कि उस जो कोशिका है या जो भी कोई भाग है उसमें ऊर्जा की कितनी आवश्यकता है या उसका कितना कार्य है। तो ज़्यादा ऊर्जा की अगर डिमांड रहेगी जिन भागों को, या जिन भागों का ज़्यादा काम रहेगा, वहाँ आपको माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी क्या मिलेगी? ज़्यादा मिलेगी। लेकिन एक सवाल है आपका, माइक्रोस्टेरियाज नामक एक शैवाल है, और इस शैवाल में सिर्फ और सिर्फ 1 सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है इनकी कोशिका के अंदर। तो माइक्रोस्टेरियाज नामक शैवाल में एक ही माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है, और कुछ एक कोशिकीय कुछ जो जंतु होते हैं उनमें ये लाखों की संख्या में भी मिल सकते हैं। लेकिन नॉर्मली इसकी एक कोशिका के अंदर संख्या 50 से 50,000 तक मिल सकती है। तो अगर उस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया कम है, इसका मतलब उसका कार्य कम है, उसको ऊर्जा की आवश्यकता कम है। और जिनमें 50,000 के आसपास, इसका मतलब उसका कार्य ज़्यादा है, उसको ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इसके आधार पर उसकी क्या होती है? इनकी संख्या होती है। नेक्स्ट बात करें कि ये क्या है? श्वसन स्थल आप इसको कह सकते हो। श्वसन स्थल, रेस्पिरेटरी साइट है। इसमें क्या होता है, जितने भी जो यूकैरियोटिक सेल होती है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं, यानी ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आपको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेगा। ये सिर्फ किस में मिलेगा? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मिलेगा। यूकैरियोटिक कोशिका का मतलब ये कोशिका है और ये कोशिका केंद्रक है। तो केंद्र के चारों ओर क्या मिलेगी? आपको झिल्ली मिलेगी। तो क्या हो जाएगा? यूकैरियोटिक। और केंद्र के चारों ओर झिल्ली नहीं है तो वो हो जाएगी प्रोकैरियोटिक। तो ये सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर मिलेगा, जो क्या करती है? ऑक्सीश्वसन करती है। ऑक्सीश्वसन।
ऑक्सीशोषण का मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में शोषण करती है। तो जितनी भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो ऑक्सीशोषण करती है उनमें यह श्वसन स्थल की भांति काम करता है। श्वसन स्थल की भांति या एक श्वसन एक कोशिकांग है, ये एक स्थल है, एक साइट है, एक कोशिकांग है, श्वसन स्थल है। तो ये सारे ऑक्सीशोषण करने वाले यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आपको मिलेगा, मौजूद मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीशोषण के दो जो चक्कर होते हैं, ऑक्सीशोषण के दो चक्कर होते हैं। एक तो होता है क्रेब्स चक्कर, और एक होता है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वो दोनों जो चक्कर होते हैं ऑक्सीशोषण के, क्रेब्स चक्कर और ETS, वो दोनों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होते हैं। तो ETS और क्रेब्स चक्कर जो है वो किस में घटित होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घटित होते हैं। दोनों चक्कर ऑक्सीशोषण के भाग हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होते हैं और इन्हीं से ऊर्जा का निर्माण होता है। नेक्स्ट बात करें हम, इसके कुछ उपनाम जो है वो आपने सुने होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ उपनाम आपने सुने होंगे, वो क्या हो सकते हैं? तो एक तो आपने इसको नाम सुना होगा, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये क्या है? कोशिका का शक्ति ग्रह। इसको क्या कहते हैं? कोशिका का शक्ति ग्रह। कोशिका का शक्ति ग्रह है, कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी ऊर्जा घर है ये, ऊर्जा घर। कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस ऑफ द सेल या कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें इसके बारे में, तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये कैसा है? इसमें स्वतः जनन की क्रिया पाई जाती है, स्वतः जनन की, यानी एक माइटोकॉन्ड्रिया अपने समान नया जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो बना सकता है। तो एक माइटोकॉन्ड्रिया अपने समान नया माइटोकॉन्ड्रिया बना लेता है, इसलिए इसमें स्वतः जनन की क्षमता पाई जाती है। नेक्स्ट बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया अपने कुछ एंजाइम्स और प्रोटीन का संश्लेषण भी स्वयं कर सकता है, इसलिए इसको अर्ध स्वायत्त अंग भी कहते हैं या तंत्र भी कहते हैं। अर्ध स्वायत्त अंग है या एक तंत्र है। क्यों? क्योंकि ये अपने जरूरी कुछ एंजाइम और कुछ प्रोटीन का संश्लेषण स्वयं कर सकता है और स्वतः यानी अपने आप को स्वतः ये बना सकता है, फॉर्मेट कर सकता है, नई संतति का डेवलप कर सकता है, इसलिए इसको अर्ध स्वायत्त तंत्र या अंग भी कहते हैं। तो ये अपने कुछ एंजाइम कुछ प्रोटीन का संश्लेषण स्वयं कर रहा है, अपने समान नया माइटोकॉन्ड्रिया बना रहे, स्वतः जनन की इसमें क्षमता होती है कुछ हद तक, इसलिए इसको अर्ध स्वायत्त अंग या तंत्र कहते हैं। तो ये इसको किसी दूसरे की जरूरत नहीं होती है, ये कुछ प्रोटीन कुछ एंजाइम अपने आप ही क्या कर लेता है? बना लेता है। तो इसलिए ये हो गया क्या? अर्ध स्वायत्त कोशिकांग हो गया, और कुछ प्रोटीन कुछ एंजाइम का संश्लेषण खुद कर लेता है। तो ये अर्ध स्वायत्त शाही या अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है, स्वतः जनन की इसमें क्षमता होती है। नेक्स्ट बात करें तो ये दोहरी झिल्ली से आबद्ध रचना होती है, दोहरी झिल्ली से आबद्ध रचना है, यानी इसके चारों ओर डबल लेयर होती है, दोहरी झिल्ली से आबद्ध ये रचना है। और नेक्स्ट बात करें तो इसके पास खुद का RNA, खुद का DNA और राइबोसोम इसमें पाए जाते हैं, और राइबोसोम 17 प्रकार के होते हैं। तो इसमें खुद का RNA, खुद का DNA और राइबोसोम पाए जाते हैं, और दोहरी झिल्ली युक्त ये कोशिकांग है। तो इसके जो RNA और DNA होते हैं उनको माइटोकॉन्ड्रियल RNA और माइटोकॉन्ड्रियल DNA कहते हैं, और इसमें 17 प्रकार का राइबोसोम पाए जाते हैं, और ये दोहरी झिल्ली से आबद्ध रचना होती है। अब बात करें इसकी खोज खबर की या इसकी जो उत्पत्ति के बारे में थोड़ी जानकारी लें हम, तो एक वैज्ञानिक हुआ कौन? कोलिकर नामक जो वैज्ञानिक था उसने सर्वप्रथम जो माइटोकॉन्ड्रिया को देखा, कहाँ देखा? कीट की
जो कीट होते हैं उनकी रेखित पेशियों में देखा, रेखित पेशियों में। तो सर्वप्रथम कीट एक जंतु सेल हो गई, तो कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम कीट की जो रेखित पेशी हैं उसमें इसको सर्वप्रथम कोलिकर नामक वैज्ञानिक द्वारा देखा गया, कीट की रेखित पेशियों में। उसके बाद एक वैज्ञानिक हुआ, कौन? फ्लेमिंग। फ्लेमिंग नामक जो वैज्ञानिक था उन्होंने इसको एक नाम दिया, और वो नाम फ्लेमिंग द्वारा दिया गया, फ्लेमिंग द्वारा पाएलिया। एक सेकेंड, जो वैज्ञानिक था कौन? फ्लेमिंग ने इसको क्या नाम दिया? फाएलिया। तो कोलिकर ने इसको सर्वप्रथम कीट की रेखित पेशियों में देखा, और फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने इसको नाम दिया क्या? फाएलिया। नेक्स्ट एक वैज्ञानिक आता है आर अल्टमान। आर अल्टमान ने इसको नाम दिया क्या? बायोप्लास्ट। बायोप्लास्ट नाम दिया, या इसको उन्होंने कॉन्ड्रियोसोम भी कहा। क्या कहा? कॉन्ड्रियोसोम। तो आर अल्टमान जो वैज्ञानिक था उन्होंने इसको बायोप्लास्ट नाम दिया और इसको कॉन्ड्रियोसोम भी कहा। तो इसका खोज का श्रेय वो इन दोनों वैज्ञानिकों को दिया जाता है। खोज का श्रेय फ्लेमिंग को और आर अल्टमान को दिया जाता है। जंतु कोशिका में देखने वाला कोलिकर था, और एक था आपका एफ वैज्ञानिक था, एक एफ मेविस नामक वैज्ञानिक ने इसको पादप सेल में देखा, पादप सेल में। तो एफ मेविस नामक वैज्ञानिक ने इसको पादप सेल में देखा, कोलिकर ने इसको जंतु सेल में देखा, फ्लेमिंग ने इसने पाएलिया नाम दिया, आर अल्टमान ने इसको बायोप्लास्ट और कॉन्ड्रियोसोम कहा, और इसके खोज का श्रेय फ्लेमिंग और आर अल्टमान को दिया जाता है। और तो ये वैज्ञानिक इस सारे इससे से जुड़े हुए हैं। एक वैज्ञानिक हुआ सी बेंदा या बेंडा। सी बेंदा ने इसको नाम दिया क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। ये नाम कॉन्ड्रियोसोम इसने कहा था, कॉन्ड्रियोसोम। तो सी बेंदा या बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसको क्या नाम दिया? माइटोकॉन्ड्रिया नाम सी बेंदा द्वारा दिया गया, और उसने इसको क्या कहा? कॉन्ड्रियोसोम भी कहा। एक जो सेल होती है उसके अंदर जितने सारे जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनको सामूहिक रूप से कॉन्ड्रियोसोम ही कहा जाता है। जैसे कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया है तो उनको कॉन्ड्रियोसोम भी कहते हैं। और एक कोई पेशी है या कोई पेशियों के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं उनको सार्कोसोम कहते हैं, सार्कोसोम। तो पेशियों के माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम कहा जाता है, और एक कोशिका के अंदर जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनको कॉन्ड्रियोसोम भी कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम देने वाला वैज्ञानिक था सी बेंडा या सी बेंदा। तो ये हो गए इससे जुड़े हुए कुछ वैज्ञानिक। अब बात करें कि संरचना की, तो यहाँ आपको डायग्राम में माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक संरचना दिखाई गई है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि जो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, तो एक तो ये बाहर आपको जो दिख रही है ये कौन सी झिल्ली हो गई? हमारी बाह्य झिल्ली हो गई। बाह्य झिल्ली जो कैसी होती है? चिकनी होती है और एकदम सपाट होती है। चिकनी और सपाट होती है, जो बाहर से आपको एकदम चिकनी सपाट जो नज़र आ रही है। उसके बाद इसकी दूसरी लेयर जो ये आपको नज़र आ रही है, ये वाली ये होती है इसकी कौन सी झिल्ली? आंतरिक झिल्ली। और आंतरिक झिल्ली है और सपाट नहीं होती है।
उसके अंदर कुछ वलन होते हैं। देखो ये जैसे ऐसे चली ये आंतरिक झिल्ली और अंदर ऐसे जाकर ऐसे अंगुली के समान एक परवर्त बना लिया, एक जो है वो अंगुली के समान एक सिरा निकल कर गया, फिर ये आया, फिर एक अंगुली के समान एक परवर्त बना लिया। तो आंतरिक जो झिल्ली होती है उसमें कई सारे अंतर्वलन, कुछ अनियमित रचनाएं होती है, अंतर्वलन होते हैं। आप इसमें से अंगुली के समान परवर्त निकले होते हैं, मुड़े होते हैं, तो ये सपाट नहीं होती है। और ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, दोनों ही लाइपोप्रोटीन की, चाहे आंतरिक झिल्ली हो चाहे बाह्य झिल्ली हो, दोनों किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की। बाहरी सपाट है लेकिन आंतरिक अनियमित कुछ अंतर्वलन है, अंगुली समान कुछ उभार निकले हुए आपको नजर आ रहे हैं। दूसरी बात करें कि ये जो बाह्य झिल्ली और जो आंतरिक झिल्ली है उसके बीच जगह होती है, देखो ये वाली, ये इसको परिकला अवकाश कहते हैं, परिकला अवकाश। तो दोनों झिल्लियों के मध्य का जो स्पेस है उसको क्या कहा जाता है? परिकला अवकाश कहते हैं। इसमें कई प्रकार के एंजाइम्स आपको मिल सकते हैं। और अंदर जो आपको ये दिखेगा ये वाला भाग, ये वाला भाग, इसको कहते हैं मैट्रिक्स, मैट्रिक्स या पीठिका, या इसका जो है वो लिक्विड यहाँ भरा रहता है सारा। तो यहाँ कुछ प्रोटीन, कुछ तरल, कुछ लवण, कुछ जल, कुछ जेल टाइप्स रचनाएं या कुछ समांगी पदार्थों का मिश्रण इसके अंदर भरा होता है। इसको अंतःअवकाश कहते हैं, अंतःअवकाश। ये तो हो गया परिकला अवकाश और ये हो गया अंतःअवकाश, जिसको क्या नाम दिया गया है? मैट्रिक्स। इसमें आपको कई प्रकार के एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, इसका ये आपका डीएनए, राइबोसोम, कुछ समांगी पदार्थ, कुछ जेल सदृश रचनाएं, ऐसा कुछ लिक्विड इसके अंदर भरा रहता है, किसमें? अंतःअवकाश में। अब नेक्स्ट बात करें इसके जो अंतर्वलन है, ये आंतरिक झिल्ली इस प्रकार ये अंगुली के समान जो परवर्त बना रही है, इन परवर्तों को एक नाम दिया गया है जिसको कहते हैं क्रिस्टी। तो अंदर के जो ये वलन आपको नजर आ रहे हैं इस प्रकार, ये वलन, इनको क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं, या इनको आप किरीटी भी कह सकते हो, किरीटी, या इनको आप सीखी भी कह सकते हो। तो ये जो आंतरिक जो वलन है, ये अंगुली के समान सदृश जो वलन है उसको क्रिस्टी, सीखी या किरीटी के नाम से जाना जाता है। और ये जो वलन होते हैं उस पर कुछ कण लगे होते हैं। 80 एंगस्ट्रोम व्यास वाले 100 एंगस्ट्रोम की दूरी पर लगभग 10 की पावर 4 से लेकर 10 की पावर 5 की संख्या तक यहाँ कुछ कण लगे होते हैं इस क्रिस्टी के ऊपर। देखो ये नज़र आ रहे होंगे आपको। इनको कहते हैं F1 कण, या इनको आप कह सकते हो क्या? प्रारंभिक कण, या इनको कह सकते हो आप क्या? ऑक्सीसोम। तो इस क्रिस्टी के ऊपर कुछ कण लगे हुए हैं 80 एंगस्ट्रोम व्यास के 100 एंगस्ट्रोम की दूरी पर। जैसे एक कण यहाँ है तो फिर 100 एंगस्ट्रोम की दूरी पर दूसरा कण है। संख्या में एक माइटोकॉन्ड्रिया मिल सकते हैं आपको 10 की पावर 4 से लेकर 10 की पावर 5 तक, जिनको F1 कण या प्रारंभिक कण या ऑक्सीसोम के नाम से जाना जाता है। और इसी में इलेक्ट्रॉन का परिवहन होता है, एनर्जी यहीं बनती है। और इन जो ऑक्सीसोम कह रहे हैं इसकी रचना, जो रैकेट होता है टेनिस वाला रैकेट, उसके नुमा इसकी रचना होती है, उस रैकेट जैसी रचना होती है उसकी। और इसके 3 भाग मिलेंगे आपको, सिर, आधार और वृंत। तो आधार, वृंत और सर, इसके 3 भाग मिलेंगे आपको F1 कण के, आधार, वृंत और सिर, जो रैकेट नुमा रचना होती है, जो यहाँ इसके अंदर आपको काफ़ी संख्या मिलेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉनों का परिवहन होता है, जिसको आप प्रारंभिक कण या ऑक्सीसोम भी कह सकते हो। संख्या भी इनकी काफ़ी मिलेगी आपको। तो ये हो गई बाहरी कला, आंतरिक कला, इसका अवकाश वगैरह, ये सारा सिस्टम हो गया। अब बात करें इसके कार्य की, फंक्शंस की। तो पहली बात तो ये हो गया पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ दी सेल हो गया है।
इसमें क्या होते हैं, कई प्रकार के जो तंत्र चलते हैं, जैसे क्रेब्स चक्कर, जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और उन दौरान क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है और वो ऊर्जा इसके अंदर ATP के रूप में संचित रहती है। और ATP को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। और जब ये ADP में टूटता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में, तो ऊर्जा रिलीज होती है जो हमारे कई जैविकीय कार्य करने में मदद मिलती है। तो ATP को ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं, ऊर्जा मुद्रा। एनर्जी कॉइन्स या एनर्जी करेंसी इसको कहा जाता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के पास ही होती है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो उसी प्रकार जिस प्रकार इसकी ज़रूरत पड़ती है वो ऊर्जा उपलब्ध करा देता है। नेक्स्ट बात करें इसके काम की, तो वो होता है अंडाणु में यौगिक फॉर्मेशन करता है। अंडाणु में यौगिक फॉर्मेशन, अंडाणु के अंदर यौगिक फॉर्मेशन का काम भी कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। कोशिका का ताप नियंत्रण भी करता है, तापमान पर भी क्या करता है, नियंत्रण ये रखता है। साथ ही क्रेब्स चक्कर और ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जितने भी जो जरूरी जो एंजाइम होते हैं, श्वसन एंजाइम होते हैं, वो इसमें क्या होते हैं, संबंधित एंजाइम इसमें उपलब्ध होते हैं, इसके पास होते हैं और उसी से क्रियाएं चलती रहती है। तो क्रेब्स चक्कर ETS के संबंधित सारे एंजाइम यहाँ मिलेंगे, जैसे NAD, NAD, NADPH2, NADH2, FADH2, खुद का RNA, DNA, कुछ एंजाइम, को एंजाइम्स, ये सारे आपको यहीं मिल जाएंगे इसके मैट्रिक्स के अंदर। तो ये सारे एंजाइम जो इनमें काम आते हैं वो इसके पास मौजूद होते हैं। तो ये दोनों घटनाएं जो ऑक्सीडेशन से जुड़ी है वो इसी से ही संपन्न होती है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रकाशीय श्वसन की क्रिया में भाग लेने वाला प्रमुख कोशिकांग है। प्रकाशिक जो श्वसन होता है उसमें भाग लेने वाला ये प्रमुख कोशिकांग है आपका कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। बात करें इसकी संगठन की कि इसका रासायनिक संगठन क्या होता है, तो इसमें 65 से 70% तो आपको क्या मिलेगा, प्रोटीन ही मिलेगा। 25% इसमें फास्फोलिपिड होता है, फास्फोलिपिड्स। 0.5% इसका खुद का RNA होता है। इसी के अलावा कुछ लवण, खनिज, जल ऐसे मिलकर इसका रासायनिक संगठन तैयार होता है। तो ये हो गया हमारा क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। धन्यवाद।